साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने शुरुआत कर दी है। पहला पाठ है शीत युद्ध का दौर, जो भाग फर्स्ट है समकालीन विश्व राजनीति। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और आपके पूरे पाठ के पॉइंट टू पॉइंट नोट्स के माध्यम से इसको हम पढ़ेंगे। फालतू का कुछ नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंत तक देखें वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। शीत युद्ध का दौर, तो शीत युद्ध समझने के लिए पहले दो विश्व युद्ध हुए, उनको हमें समझना है। शीत युद्ध से पहले दो विश्व युद्ध हुए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ। ये युद्ध मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र के बीच हुआ। अब मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। दूरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली। समझे आप, मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ था, अमेरिका था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच हुआ, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र के बीच। यही देश थे। मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ और अमेरिका था। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि शीत युद्ध है वो होता है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। तो ये तो मित्र राष्ट्र में थे दोनों विश्व युद्ध में। फिर ये युद्ध शीत युद्ध क्यों करते हैं भाई? तो सभी को पता है कि मित्रता है वो लंबी नहीं चलती, और जब मित्रों के बीच में दुश्मनी होती है तो वो बहुत ही भयानक होती है। कुछ इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। कई कारण रहे, वो इसमें हम जानेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि शीत युद्ध होता क्या है। कोल्ड वॉर एरा, शीत युद्ध का दौर हमारा पाठ है। शीत युद्ध वह अवस्था है, मैंने पॉलिटिकल की शुरुआत की है, प्लेलिस्ट में पूरी मिलेगी आपको, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह अच्छी तैयारी करवाई जाएगी पॉलिटिकल की। चैनल के साथ आप जुड़े रहना। शीत युद्ध वह अवस्था है जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण हो, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध न हो। समझे आप, माहौल तो गर्मा गर्मी का रहता है। जब दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई हो जाती है तो क्या होता है कि वो इधर से उसकी आलोचना करता है, ये इधर से इसकी आलोचना करता है, लेकिन आमना सामना लकड़ी जैसे धक्का मुक्की वाला इन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होती, युद्ध नहीं होती है। दूर से ही वैचारिक इनमें बातें चलती हैं, ये इसको गालियां देता है, ये इसको गालियां देता है, लेकिन आमना सामना नहीं होता। इस प्रकार से शीत युद्ध होता है। जैसे सास बहू का भी शीत युद्ध चलता है ना परिवार में। तो देखो, सास बहू के लिए कहती है भला बुरा, बहू सास के लिए कहती है, किसी दूसरे को कहती है बिचौलिए को। इनमें चलता रहता है, लेकिन आपस में लड़ाई नहीं होती। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों। शीत युद्ध वह अवस्था है जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण हो, लेकिन वास्तव में उनमें कोई युद्ध न हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वाद विवाद, रेडियो प्रसारणों, सैनिक शक्ति के प्रसार द्वारा लड़े गए स्नायु युद्धों को शीत युद्ध कहा जाता है। तो रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से इन एक दूसरे की आलोचना होती रही, अपनी सैनिक शक्ति वो बढ़ाते रहे। ये कुछ ऐसा शीत युद्ध है। इसको डिटेल से समझने के लिए अंत तक वीडियो देखें आप। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो महाशक्तियों का उदय हुआ। एक पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली थी, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है, और दूसरी समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली, जिसे सोवियत संघ कहा जाता है। ओके, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। अब दूसरा विश्व युद्ध 1945 में जब होता है, हिरोशिमा नागासाकी पर जापान के जो शहर थे, अमेरिका बम गिराता है। सोवियत संघ को पता नहीं होता, और उसके बाद वो बम गिरा देता है। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। कौन? अमेरिका। सोवियत संघ इससे नाराज होता है, धीरे धीरे मनमुटाव बढ़ता जाता है। दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ हो जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैसे भी दो महाशक्तियाँ बन जाती है, एक यूएसए, दूसरी यूएसएसआर। अमेरिका और सोवियत संघ, जब दो टक्कर की शक्तियाँ हों तो आपस में मतभेद तो होना लाजमी होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों के बीच जारी शीत युद्ध के कारण दुनिया दो गुटों में स्पष्ट रूप से बंट गई। ये विभाजन पहले यूरोप में हुआ, अमेरिका का पक्ष लिया,
तो पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के खेमे में शामिल हो गया और ये पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन कहलाए। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि इस साइड में अमेरिका था, इस साइड में यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, यूरोप से इनका विभाजन होता है। ठीक है, तो ये देखो दो गुट बन जाता है, ये इस साइड वाला अमेरिका में मिल जाता है, इस साइड वाला सोवियत संघ में मिल जाता है। पश्चिम में 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना की गई, इस साइड में नाटो की स्थापना की गई, और पूर्व में 1955 में वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई। तो ये देखो कुछ अपने गुप्त हो गए और उन्होंने कुछ संगठनों की भी स्थापना कर ली। तो इस साइड वाले पश्चिम वाले तो नाटो की स्थापना की और पूर्वी गठबंधन ने वार्सा पैक्ट की स्थापना की। अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए तथा उनसे प्राप्त अन्य लाभों को देखते हुए महाशक्तियाँ छोटे छोटे देशों को साथ रखना चाहती थी। दोनों महाशक्तियाँ हैं, अब ये छोटे देशों को अपने साथ रखना चाहती है, अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहती है। छोटे देश भी अपने देश की सुरक्षा, हथियार, आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से जुड़े रहना चाहते थे। छोटे देश भी ये देखते थे कि महाशक्तियों से हम जुड़े रहें तो हमें लाभ है। अब महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ था भाई? तो छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन वो प्राप्त कर लेते थे, सैन्य ठिकाने स्थापित वहाँ कर लेते थे, आर्थिक सहायता भी वो प्राप्त कर लेते थे। अब शीत युद्ध के कारण क्या रहे? अमेरिका और सोवियत संघ के महाशक्तियाँ बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले में खड़े होना शीत युद्ध का कारण बने, क्योंकि दोनों अपने अपने को महाशक्तियाँ बनाना चाहती थी। दोनों महाशक्तियों का आपस में संदेह और भय भी था कि ये एक दूसरे पर वो संदेह करते थे। विचारधाराओं के दोनों की विचारधारा भी अलग थी। विचारधाराओं के विरोध ने भी शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। अणुबम का रहस्य मैंने पहले जिक्र किया कि अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए थे, सोवियत संघ को ये चीज़ें पता नहीं थी। अमेरिका ने अणु बम गिराने का रहस्य सोवियत संघ से छुपाया। जापान पर जब उसने अणु बम गिराकर द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त किया तो सोवियत संघ ने इसे अपने विरुद्ध भी समझा, क्योंकि उसको लगा कि हमें पता नहीं था, हमें बताया नहीं गया। इससे दोनों महाशक्तियों में दरार पड़ गई। शीत युद्ध के दायरे क्या रहे दोस्तों? पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, फालतू का कुछ नहीं है। इन पॉइंटों को अच्छे से आप अगर रट लेते हो तो आप पॉलिटिकल में बेस्ट स्कोर कर पाओगे। इससे पॉइंट टू पॉइंट प्रत्येक टॉपिक का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्ले लिस्ट में मिलेगा आपको। और एक आपको क्या करना है कि दोस्तों ये जो प्ले लिस्ट हमने बना रखी है उन सभी का अच्छे से अध्ययन करें और सब्जेक्ट भी मिलेंगे। शीत युद्ध के दायरे से हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में बंटे देश के बीच संकट अवसर आए, युद्ध होने की संभावना बनी, लेकिन बातें एक हद तक से ज़्यादा नहीं बढ़ी। अब ये क्या कह रहा है कि क्या दायरे रहे? तो दायरे ये रहे कि दोनों विरोधी खेमे थे, यूएसए और यूएसएसआर, इनमें संकट के अवसर तो कई बार आए, युद्ध की संभावना भी बनी, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। दोनों महाशक्तियाँ 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी की, 1950 में कोरिया संकट हुआ था, 1954 से 1975 तक वियतनाम ने अमेरिकी हस्तक्षेप रहा, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट आया, कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति आई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। इन चीज़ों को हम जानेंगे आगे डिटेल से। दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। अब उस समय माहौल ऐसा बन गया, या तो कोई देश है वो अमेरिका में शामिल हो या सोवियत संघ में शामिल हो, इन दोनों को चुनौती देते हुए गुट निरपेक्ष आया। अब ये गुट निरपेक्ष क्या है, इसको हम डिटेल से जानेंगे। शीत युद्ध के दौरान विश्व दो प्रतिद्वंदी गुटों में बंट रहा था। इसी संदर्भ में गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को इन गुटों से अलग रहने का तीसरा विकल्प दिया। जो एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के जो नए स्वतंत्र देश थे उनके पास 2 विकल्प थे, या तो अमेरिका में जाए या सोवियत संघ में जाए, लेकिन गुट निरपेक्षता ने तीसरा विकल्प दिया कि आप गुट निरपेक्ष अपना खुद का एक गुट बना लो, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, ना इसमें जाना ना इसमें जाना, तीसरा अपना गुट बना लिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापक देश थे। कौन कौन? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यूगोस्लाविया के टीटो थे, मिस्र के नासिर थे, इंडोनेशिया के सुकर्नो थे, गाना के एनक्रोमा थे। इन सभी ने मिलकर
गुटनिरपेक्षता की स्थापना की। तो ये सदस्य देश हैं। गुटनिरपेक्षता की स्थापना किसने की, इसको ध्यान में रख लेना, प्रश्न आ सकता है छोटा। 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पहले सम्मेलन में जहां 25 देश थे शामिल हुए, वहीं 2019 के अजरबैजान में हुए 18वें सम्मेलन में 120 देश से शामिल हो गए। 1961 में 25 देश शामिल हुए थे पहले शिखर सम्मेलन में। पहला शिखर सम्मेलन इसका कहाँ हुआ, बेलग्रेड में हुआ था। उसके बाद देखें गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या भाई, तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि दोनों महाशक्तियों के किसी भी गुट में शामिल न होना, इन गुटों के सैनिक गठबंधनों व संधियों से अलग रहना, गुटों से अलग रहते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना और विश्व राजनीति में भाग लेना, दोनों गुटों से अलग रहना। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। भारत और शीत युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। पहला आप देखें कि अपने को दोनों महाशक्तियों के खेमे से अलग रखा, प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद कायम कराने तथा मध्यस्थता के प्रयास के, दोनों खेमों से अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे राष्ट्रकुल को सक्रिय बनाए रखा, दोनों के बीच मध्यस्थता कराने का भी उन्होंने प्रयास किया। क्यूबा मिसाइल संकट हमने देखा था, तो ये है क्या, 1962 में होता है। 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वितीय देश क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने हेतु वहाँ परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। समझें, 1962 की बात है, सोवियत संघ के नेता थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने अमेरिका के तट पर एक देश था क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे बना दिए गए, ठीक है, परमाणु मिसाइलें यहाँ तैनात कर दी गई। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भाग के लगभग 2 गुने ठिकाने या शहरों पर हमला बोल सकता था, ऐसी कंडीशन में था। क्यूबा में मिसाइलों की तैनाती की जानकारी अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इस चुनौती से या इस चेतावनी से लगा कि युद्ध होकर ही रहेगा, इसी को क्यूबा संकट के रूप में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, सोवियत संघ के जहाज़ों के वापसी का रुख कर लेने से ये संकट टल गया, सोवियत संघ अपने जहाज़ वापस ले आया। युद्ध की स्थिति काफ़ी बार बनी पर युद्ध नहीं हुआ, यही तो शीत युद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव क्या बात करूं मैं, तो आप देखें शीत युद्ध के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ, इसका विकास हुआ। इसकी भयावहता के कारण शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन मिला, कि इसकी खतरा मंडराता रहता था कि युद्ध हो जाएगा, तो इसमें शांति बनी रही। इससे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना को प्रोत्साहन मिला। नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भय और संदेह के वातावरण को निरंतर बनाया रखा। इसने सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया, सैनिक अड्डों की स्थापना की, शस्त्रों की होड़ तेज की और विनाशकारी शस्त्रों का निर्माण को इन्होंने बढ़ावा दिया। इसने विश्व के 2 विरोधी गुटों को जन्म दिया। इसके कारण संपूर्ण विश्व पर परमाणु युद्ध का भय रहा। नाटो का पूरा नाम आप देखें कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूगोस्लाविया में एकता कायम करने वाले नेता कौन थे, तो जोसेफ ब्रोज टीटो थे। ये छोटे क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं, इनको ध्यान रखें आप। उसके बाद मैं बात करूं शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, तो क्यूबा मिसाइल संकट था। नाटो में शामिल देश कौन थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली थे। परमाणु अप्रसार संधि कब हुई, 1 जुलाई 1968 को हुई। वार्सा पैक्ट में शामिल देश सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी और हंगरी थे। वार्सा पैक्ट या संधि क्या थी, सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। मार्शल योजना क्या है, शीत युद्ध काल में अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु जो आर्थिक सहायता की, वो मार्शल योजना कहा जाता है। शीत युद्ध के दौरान देखो, पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन के लिए अमेरिका ने आर्थिक सहायता की थी, वो योजना मार्शल योजना के नाम से जानी जाती है।
गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन है, जनक कौन है, जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, कर्नल नासिर, डॉक्टर सुकर्णो। तो ये हमने पॉइंट टू पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने इसमें जानी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला में इसको फिर से हम पढ़ेंगे। तो एक अच्छी तैयारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।